बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नॉवल इश्क दी बाजी, जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 40वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उन सबको काफिले की सूरत दाखिल होते देखकर सबने मुतफक्किर चेहरों के साथ खुशामदीद कहा था। चौधरी जहांगीर को लंबे डग भरते चौधरी अजमत के हुजरे में जाते देखकर सभी सहम से गए थे। कोई तमाशा शुरू हो, इससे पहले सबको नाश्ता करवा देते। सब सफ़र से लौटे। दिया की नज़रें शनाया पर थी, जो उनसे रूखे अंदाज में मिलके एक तरफ को हो गई थी। माहौल ऐसा बना हुआ था कि लड़कियां उसे लौट आने पर हनीमून का हवाला देकर छेड़ भी ना सकी थी। ठीक कह रही हैं भाभी बेगम। फरियाल की नज़रें समहान और इशाल पे गड़ी हुई थी। जाने क्या होने वाला था। चंद दिन हवेली से दूर रहकर उनके चेहरे खिल गए थे। उनके खिले चेहरे देखकर उनकी आंखें डबडबाने लगी थी। सबका लिहाज ना होता तो वो उन्हें गले लगाकर खूब जोर से रोक कर जी हल्का कर लेती, लेकिन सबकी मौजूदगी में ऐसा मुमकिन कब था। उन्हें जब्त करना था। तुम जाके मुलाजमों को हदायत दो, मैं आती हूँ। शनाया को अपने कमरे की तरफ जाते देखकर दिया ने उन्हें कहा तो वो सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? जरिश इशाल से दरियाफ्त कर रही थी। सफ़र की थकन है शायद। वो फीके से मुस्कुराई थी। आप सब फ्रेश हो जाइए, तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। शाज़मा ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया था। सभी फ्रेश होने जा रहे थे। दिया का तो ख्याल था हनीमून से खिले चेहरे के साथ लौटेगी, लेकिन वो तो पहले से कहीं ज़्यादा फेडअप लग रही थी। यूँ लग रहा था सोते में से उठकर इन्हीं कपड़ों में आ गई हो। तुम ठीक नहीं लग रही। दिया कमरे में दाखिल हुई तो वो उन्हें वार्डरोब के सामने खड़ी नजर आई। गालबन फ्रेश होकर चेंज करने का इरादा था। मुझे क्या होना है? उनकी आवाज़ पर वो एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़कर मुतवज्जो हुई थी। उल्टा सवाल करके दोबारा सर दिए खड़ी हो गई। इतनों दिनों बाद लौटी हो माँ? माँ बहन से ठीक तरह मिली भी नहीं, ना अपने पापा का पूछा। उसकी नाराज़गी महसूस हो रही थी। कौन सा महीनों अलग रही हूँ, अब तो आ गई हूँ, मिल लूँगी आराम से। और पापा भी ठीक होंगे। जब माँ डॉक्टर है और पापा अपनों के दरमियान हवेली में है तो मुझे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। अंदाज़ नॉर्मल ही था, लेकिन दिया को लगा वो बहुत तन्हा सी हो गई है। वार्डरूम में सर दिए तासुरात छुपा रही है। तभी उठकर उसका हाथ थाम कर पट खुले छोड़कर उसे अपने साथ बिठाकर उसके दोनों हाथ थाम गई। मुझे तो लगा था तुम खुशी खुशी लौटोगी, लेकिन तुम तो पहले से ज़्यादा संजीदा लग रही हो। शाह ख्याल नहीं रखता था। इस्तफसार पर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत ख्याल रखा है शाह ने मेरा। इन चंद दिनों में उसने वो सारे सबक सिखा दिए जो शायद आपके साथ रहते कभी ना सीख सकती। अपना होना कितना अहम होता है ये मैंने इन चंद दिनों में जान लिया कि ज़रूरत भूख इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना मायने रखती है। एक महबूस इंसान बेबसी की सत को छू कर वापस पलटता है। मुझे उसका भी इदराक हो गया। ज़िल्लत और इज़्ज़त को कैसे आपके माथे का झूमर बना दिया जाता है, इन सब से भी आशनाई होगी। मैंने कहा ना, बहुत कुछ सीख लिया इन चंद दिनों में कि कैसे लोग आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं। कैसी बातें कर रही हो? शाह से कोई शिकायत है तो बताओ मुझे, मैं खुद उससे बात करूंगी। लावारिस तो नहीं हो तुम? ये हाथों को क्या हुआ है? उंगलियां इतनी गंदी क्यों हो रही हैं? बातें करते करते दिया की निगाह उसकी हथेली और हाथों पर पड़े तो वो चौंक कर उसका जायज़ा लेने लगी। हाथ की लकीरों के साथ नाखूनों के किनारों तक में कालक घुसी हुई थी। जगह जगह निशान थे। कहाँ उसके मैनीक्योर किए मोमी हाथ हुआ करते थे, कहाँ अब नाखून के किनारे में जमी कालक। उनका हैरान होना बजा था। चेहरे पर भी कोई ताजगी ढूंढने नहीं मिल रही थी। उसे तो खिलता गुलाब होना चाहिए था, लेकिन वो सूखा नखलिस्तान लग रही थी। शिकायत उससे होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। आप लोगों ने अपनी कर ली, शाह साहब ने अपनी, अब मेरी बारी है। संजीदा लहजे में कहते वो उठकर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी थी। फ्रेश होना चाहती हूँ। वो वाशरूम में बंद हो चुकी थी। दिया मुतही रह गई थी तो दरवाजे पर खड़ा शाजुर शमून लब भींच गया था। यानी अकड़ अभी भी बरकरार थी। ये सोच ही उसे गुस्सा दिलाने को काफ़ी थी। ऊपर से उसकी धमकी चिराग पा कर गई थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और देखो मुर्ग छोले में नमक मिर्च का ध्यान रखना। ऐसा करो बर्तन लगाना शुरू कर दो, मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। मुलाजमों को हदायत करते फरियाल ने ऑमलेट का मेज़ा फेंटना शुरू कर दिया था। मुलाजमा सर हिला के रह गई थी। जाओ तुम भी उसकी मदद करो। फरियाल ने दूसरी मुलाजमा को भी हुक्म सादिर किया तो वो भी पहली वाली के पीछे निकल गई फ्राई पैन की तलाश में। फरियाल कैबिनेट से कुछ मुख्तलिफ खानों को खोल बंद कर रही थी, लेकिन सामने मौजूद फ्राई पैन की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था, जो इस बात का खुमार था कि वो ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं थी। ये फ्राई पैन कहाँ है? झुंझला के उन्होंने अपने ज़ोर से कैबिनेट बंद किया था। मोम काफ़ी देर से किचन की दहलीज पर खड़ा सामान फंदी उनकी दिली कैफियत समझते करीब आकर उनके शानों पे हाथ रखकर पुकार बैठा तो फरियाल के झुंझलाए वजूद में जैसे ठहराव सा आ गया। छोड़ दें, आप कर लेंगी ये सब, वो हौले से कहते उनका रुख अपनी तरफ कर गया। फरियाल खाली खाली नज़रों से अजीज़ बेटे को देखने लगी थी। शायद हमारी मोहब्बत ने आपकी ममता को भी मुश्किल में डाल रखा है। ना हो परेशान। माँ की हालत देखकर दिल कट रहा था। उन्हें नरमी से थामे दिलजोई करने लगा। फरियाल का ज़ब्त भी जैसे जवाब दे गया था। बेटे का सहारा पाके वो उसके शाने से लग गई थी।
असफन से बात हुई तुम्हारी? क्या कहते हैं वो? डैड दाजान के हुजरे में हैं, अभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। सब वही हैं, जाने अंदर क्या बातें हो रही होंगी। वो परेशान थी। सब अपने हैं मॉम, फिक्र क्यों करती हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है सम्हान। ममता की मारी फरियाल बेटे के लिए मुतफक्किर, उसी के शाने से लगकर आंसू बहाने लगी थी। कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। जज्बात को कंट्रोल करते उन्हें दिलासा देने लगा। तुम वापस क्यों आए हवेली में? शाल को लेके कहीं दूर चले जाते, अभी भी देर नहीं हुई। बात नहीं खुली। ऐसा करो शाल को लेके निकल जाओ। लेकिन जाओगे कहाँ? ऐसा करो मदीना चले जाओ, वहाँ कुछ अजीज़ है हमारे, तुम्हारे दोस्त भी तो हैं, कुछ वक्त वहाँ रहो। यहाँ मैं और असफन संभाल लेंगे। जब हमें लगा कि हालात बेहतर है तो तब तुम दोनों को बुला लेंगे, वरना तुम दोनों किसी भी मुल्क में सेट हो जाना। हम मिलने आ जाया करेंगे, रोज़ तुमसे वीडियो कॉल पे करूँगी बात। हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा ही करो। मैं इशाल से बात करती हूँ, उससे भी समझाती हूँ। तुम निकलने की तैयारी करो, मैं इंतज़ाम करवाती हूँ तुम दोनों के निकलने का। बस यही ठीक है? हाँ यही ठीक है। फरियाल गायब दिमागी से सब कुछ प्लान करके खुद ही सवाल और जवाब में मसरूफ़ इशाल को बताने के इरादे से निकलना चाह रही थी। समान अफंदी ने उनके मुंतशिर वजूद को अपने हिसार में ले रखा था। मैं कहीं नहीं जाऊँगा मॉम, यहाँ रह के सब कुछ फेस करूँगा। जिद मत करो सम्हान, इससे मेरा हुक्म मान के अमल करो। फरियाल मिसर थी। शक्ल देखी अपनी और इशाल की, दोनों ही नए नए लग रहे हो। कुछ दिनों में तुम दोनों इतना निखर सकते हो तो एक दूसरे की रफाकत में कितना सारी उम्र कितना खुश रहोगे, अंदाज़ा है तुम्हें? बस मैंने कह दिया, तुम इशाल को लेके निकल रहे हो। मोहब्बत से बेटे के चेहरे पर हाथ फेरते फरियाल जज्बाती हो रही थी। मेरी प्यारी माँ, आपकी तरबियत और खून में इतनी बुज़दिली नहीं कि आपका बेटा पीठ दिखा के भाग जाए। अपने वालिदैन और दीजान की सरपरस्ती में अल्लाह को गवाह बनाकर जब उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आपकी बहू को अपना बनाया, और अब जब उसे दुनिया के सामने कबूल करने का वक्त आया तो उसे लेकर भाग जाऊँ? ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता मॉम, नरमी मोहब्बत से समझा रहा था। फिर क्या होगा? जहांगीर भाई भी आ गए, मुझे उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। फिर बाबा जाने वो कैसा रिएक्ट करें। मान लो मेरी बात, इशाल को ले जाओ यहाँ से, जहाँ मोहब्बत पसंदीदगी की इजाज़त नहीं। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। शाल की महरूमियों का तो सोचो। फरियाल उसे किसी भी तरह राज़ी करना चाह रही थी। उसी का तो सोच रहा हूँ मॉम, हवेली और हवेली वालों को एहसास ही तो दिलाना है, वो भी वजूद रखती है। जहांगीर चचा जान को ही तो बताना है कि शाल उनकी सरपरस्ती से निकलकर मेरी जिम्मेदारी बन गई है। शाल को उसका जायज़ हक और मकाम हवेली में दिलवाने का वक्त आया। तो आप कह रही हैं मैं उसे यहाँ से लेकर भाग जाऊँ? क्यों मॉम, ये हवेली और उसके पैदा करने वालों को भी तो उसके होने का एहसास दिलाने दे। कब तक वो अपने होने के जवाब को कोसती रहेगी? उसे भी तो अपने होने पर फ़ख्र करने दे। जी गए तो क्या कहने, मर भी गए तो बाजी मात नहीं होगी। इस हवेली की ऊंची शान को भी फ़ख्र करने दे कि यहाँ के मकीन मोहब्बत के अमीन ज़रूर हैं, लेकिन बगावत और तसादुम की राह नहीं चाहते, ना ही बुज़दिलों की तरह रोपोशी की ज़िंदगी के ख्वाह हैं। डर उस वक्त तक खिलता है जब तक कुछ होने का खौफ होता है। हो जाने देना, जो होना है दोनों सूरतों में तारीख में रकम हो जाएंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहती, इकलौते बेटे हो मेरे। उसके अज़म के आगे फरियाल की ममता बेबस थी। जिसने मुझे आपका बेटा बनाया, सिवाय उसके किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे आपसे छीन सके। भरोसा रखे अपने अल्लाह पर। हमें एक करना उसकी मर्ज़ी थी तो आगे भी वही होगा जो उसकी मर्ज़ी है। अब बस आप मज़ीद हल्कान नहीं होंगी। उसके ज़िद्दी अंदाज पे फरियाल को आंसू बहाने के सिवा कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। दीवार से लगकर आंसू बहाती इशाल माँ बेटे की तमाम गुफ्तगू सुनती डुबडुबाई आंखों से उन्हें देखने लगी थी। आ जाओ, तुम भी रोने का शौक़ पूरा कर लो। उसकी नज़र पड़ चुकी थी सबसे गुलाबी पड़ता चेहरा। डुबडुबाई आंखों को फरियाल ने भी मोहब्बत से देखते अपना बाजू उसकी सिमत फैला दिया था। माँ कोई थी नहीं, बाप के क्या ही कहने, वो तो सबसे ज़्यादा तन्हा थी। किसी से लग के आंसू बहाकर दर्द भी नहीं बहा सकती थी, लेकिन उस घड़ी सामान के शाने से लगी फरियाल का फैला हाथ उसे अपनी माँ का लम्स लगा था। वो खींचती चली गई थी। चलो जी, फैमिली ड्रामा कंप्लीट। दूसरा हाथ उसके शाने पर रखते हुए उन्हें छेड़ने से बाज न रहा। एक मज़े की बात बताऊं, आप सास बहू की मुस्तकबिल में बहुत अच्छी बनने वाली है। दोनों एक ही अंदाज से सोचती हैं। वो भाग जाने वाली बात को याद करते चिढ़ा रहा था, जिस पर दोनों ने अपना अपना एहतजाज अपने अपने अंदाज में रिकॉर्ड करवाया था। फरियाल ने उसके शाने पर पत्थर लगाए थे तो इशाल ने अपनी जूती से उसका पैर दबा दिया था। वो हंस पड़ा था। चौधरी हशमत अपनी मखसूस नशिस्त पर बराजमान थे। जुमर्द बेगम उनके बाएं जानिब की कुर्सी पर बराजमान थी तो चौधरी फ़िरोज़, चौधरी बख्त और चौधरी असफन दाएं जानिब। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी जहांगीर अपने मखसूस लबो लहजे में सलाम करते दाखिल हुए थे। वालेकुम अस्सलाम। तीनों उठकर मिलने लगे थे। चौधरी अशमत ने ठंडी नज़र डाली थी माँ और बाप के सामने, सर झुका के हाथ फिर वाक के चौधरी जहांगीर फ़िरोज़ के बराबर बराजमान हो गए थे। कई लम्हे
खामोशी की चादर तनी रही थी। सब चौधरी अशमत के बोलने के मुंतजिर थे। गला खनखार के उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। बरसों पहले हवेली में जो तमाशा हुआ, इसके बाद तुमने फिर से तारीख दोहरा कर हम सबको एक बार फिर दोहराए पर ला खड़ा किया। हम इसे क्या समझे जहांगीर? जोर ज़बरदस्ती के फैसलों के नताइज कभी अच्छे नहीं निकलते बाबा जान। अगर उस वक्त आप लोग मेरी बात मान जाते तो माजी में वो सब ना होता जो हो चुका है। यानी तुम हमें कसूरवार ठहरा रहे हो? संजीदगी से सवाल हुआ। आपके फैसले की मजम्मत कर रहा हूँ, तस्दीक कही गई। हमने फैसला किया था, साइका को तुमसे बांध दिया, लेकिन हुआ क्या? जल्दी तुमने सहबा से शादी करके हमारे फैसले की कौन सी लाज रख ली थी? मुनज़्ज़ा ना सही, सहबा ही सही। मुझे सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए शादी तो करनी ही थी। साइका इस लायक नहीं थी कि उसे दुनिया के सामने ओन किया जाता। बरसों बीत गए थे, अब तो कब्र में हड्डियां भी गल सड़ गई थी, लेकिन उनकी नफरत तनूज थी। मुनज़्ज़ा से शादी ना होने का अजाला तुमने इस सूरत करने की ठानी कि ईशान का निकाह उसकी बेटी से कर दिया, वो भी हमारे इल्म में लाए बिना, हमसे इजाज़त लिए बिना। फ़र्द जुर्म आयद किया गया। इल्म में उस वक्त लाता जब मुझे यकीन होता कि आप इस रिश्ते की मुखालफत नहीं करेंगे। आपकी इजाज़त कभी नहीं मिल सकती थी, इसलिए कोशिश नहीं की। दो टोक मौक़िफ़ था। ज़ुमर्द बेगम समेत सब उनके अंदाज संजीदगी से मुलाहिज़ा कर रहे थे। इजाज़त मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए तुमने मनमानी कर ली। तुम्हें क्या लगता है बरसों पहले हम मुनज़्ज़ा को तुम्हारे इसरार के बावजूद कबूलियत का शर्फ न बख्श सके तो अब उनकी बेटी क्यों कर मोतबर होगी? और एक ऐसी लड़की को हम क्यों कर पोते की बीवी तस्लीम करें जिसके खून का भी नहीं पता कि उसका बाप कौन था, कैसा था? आया मुनज़्ज़ा जैसी औरत ने हलाल हराम की तमीज़ भी रखी है कि नहीं? चौधरी अशमत बरहम लेकिन बहुत कंट्रोल में थे। चौधरी जहांगीर का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ था, जैसे चौधरी अशमत ने मुनज़्ज़ा को नहीं, उन्हें मातूब ठहराया। मुनज़्ज़ा ऐसी नहीं थी, लहजा पुरयकीन था। तुम्हारी आंखों में बरसों पहले जो पट्टी वो बांध गई, अफसोस तुमने उसे उतार कर आज तक उसे देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। ऐसा कर चुके होते तो साइका के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते। वो कैंसर जैसे मूजी मर्द से एड़ियाँ रगड़ कर न मरती। आईना दिखाया गया। उसकी बीमारी का नाम कैंसर था बाबा जान, जहांगीर नहीं। इसलिए आप मुझे इल्ज़ाम देना बंद करें। नखवत सी नखवत थी। साइका कैंसर से बाद में मरी। तुम्हारी कुछ जदाई और बेवफाई का तो वो पहले शिकार बनी थी। सुमर्द बेगम को बला का गुस्सा आ रहा था साइका के लिए उनके अंदाज़े तखातुब पर, जिसका उन्होंने बरमला इजहार भी कर दिया। बरसों बीत गए, लेकिन आप लोग आज तक बेटे को मुजरिम जानकर साइका की वकालत कर रहे हैं। मुझे तो आज तक यही बात समझ नहीं आ सकी कि वो आप सबकी सगी थी या मैं। गिला हुआ। रिश्तों का भरम रखने वाला सगे से बढ़कर होता है। तुमसे ज़्यादा साइका ने हमारी फ़ैसलों की लाज रखी। मुनज़्ज़ा से तुम्हारी मोहब्बत को फरामोश करके हमारे फ़ैसलों पर सर झुकाकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई तो तुमने उसे शौक़िन का गम लगा दिया। उसने तब भी हरफ़े शिकायत मुँह से ना निकाला जब तक ज़िंदा रही, तुम्हारी वफ़ादार रही, लेकिन तुमने कभी उसे और उसकी बेटी को अपनाने की कोशिश नहीं की। फिर हम तुमसे ज़्यादा उसके हमायती क्यों न रहे? सुमर्द बेगम का लहजा नरम लेकिन हक़ाइक़ दिखा गया। मैं यहाँ अपने बच्चों का मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ, ना कि साइका की कब्र पर चढ़ावे चढ़ाने। नागवारी का इजहार हुआ। कल की बजाय मैंने आज ही ईशान को पहुँचने का पैगाम भेज दिया है। आप समान और नरमीन के निकाह की तैयारी करें। मैं निकाह करवा कर लौटने का इरादा रखता हूँ। मेरी फैमिली और बहू शाम तक आ जाएंगी। समहान और नरमीन के निकाह की बात सुनकर चौधरी अशमत को यही मुनासिब वक्त लगा कि वो इशाल और समहान के निकाह को खोल दें, लेकिन उससे पहले ही चौधरी अशमत जलाल में आ गए। मुनज़्ज़ा की बेटी किसी सूरत हवेली की दहलीज को फलांग कर दाखिल नहीं होगी, सुना तुमने? आवाज़ जलाल से कांपने लगी थी। मावरा मेरी बहू बन चुकी है बाबा जान, आप उसे कबूल कर लें। अब वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। किसी तौर हम उस नागिन की संपोली को कबूल नहीं करेंगे। चौधरी अशमत शदीद बरहम हुए। मैं अपनी बहू के लिए ऐसा अंदाज पसंद नहीं करूँगा बाबा जान, जता दिया गया। जिस नीच औरत ने उसे जन्म दिया हम उससे बढ़कर उसके लिए जुमला कह सकते हैं, लेकिन हया माने। अफसोस तुम पर कि तुम में एक बार फिर तकलीफ पहुंचाने का इंतज़ाम किया। हमारी लालमी में तुमने इतना बड़ा काम कर लिया, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे जहांगीर। चौधरी अशमत चिल्लाते चिल्लाते खांसने लगे थे। चौधरी फिरोज़ और असफन तेज़ी से लपके थे। अंदर बड़ों की महफिल के तजस्सुस और बुलावे पर शादी शमून और समहान अफंदी उसी दम दाखिल हुए थे। चौधरी अशमत को बुरी तरह खांसते देखकर वो दोनों भी तेज़ी से उनकी तरफ लपके थे। सामान मेरा बैग और स्टेथोस्कोप भाग कर ले आओ। चौधरी बख्त ने उसे दौड़ाया तो एक नज़र चौधरी अशमत पर डालकर वो उल्टे कदमों दौड़ लगा गया और चंद लम्हों में ही वो डॉक्टरी साजो सामान दिया की निशानदेही पर ले आया था। बाबा जान आप ठीक तो हैं? दाजान हिम्मत करें। बेटे और पोते उन्हें सोफे पर लिटा चुके थे। जुमर्द बेगम भी मुतफक्किर से करीब चली आई थी। जहांगीर तुम प्लीज़ ठंडे हो जाओ, बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं लग रही। चौधरी बख्त बीपी ऑपरेटस निकालने लगे तो चौधरी फिरोज़ उन्हें समझाने लगे। चौधरी अशमत की तबीयत बिगड़ने लगी थी।
ठंडा होकर क्या करना है भाई साहब, मावरा अब मेरी बहू है, वेली वालों को इसे तस्लीम करना होगा। सामान और नरमीन के निकाह में वो भी सबके साथ शामिल होंगे। उनकी अपनी ही मंतक थी, छोटे जब्त करने पर मजबूर थे तो बड़े तासुफ का शिकार। समहान ने नरमीन के जिक्र पर लब भींच लिए थे। जी तो यही चाहा उन्हें उनके सामने सच कह गुजरे, लेकिन उसे जज्बात कंट्रोल करना आता था। बाबा जान की तबीयत ठीक हो जाए फिर बात करते इस बारे में, तब तक बाहर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। चौधरी बख्त के इशारा करने पर चौधरी फिरोज उन्हें साथ ले गए थे। सदा का खुदगर्ज इंसान। जुमर्द बेगम की आवाज़ गलोगीर हो गई। वो तशवीर से चौधरी अशमत को देख रही थी। सब ठीक है चचा जान। पोतों ने दाएं बाएं से दाजान को संभाल रखा था। शाजुर शमून इस्तफसार कर रहा था। बीपी के बाद शुगर टेस्ट करते चौधरी बख्त के चेहरे पर फिक्रमंदी थी। बीपी शुगर दोनों बढ़ी हुई हैं, अभी तो इंजेक्शन के साथ दवाएं दे रहा हूँ, कंट्रोल ना हुई तो बाबा जान के कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। यहाँ करीबी कोई लैब है? बताकर वो इस्तफसार करने लगे। करीबी तो नहीं है, लेकिन दाजान को मुस्तनिद लैब जल्दी पहुँचा सकता हूँ। कब चलना है? समान अफंदी मुस्तैद था, सफ़र से लौटा था, लेकिन अगले सफ़र के लिए तैयार था। कल सुबह टेस्ट नहार मुँह करवाना है। बाबा जान तो सुबह सवेरे नाश्ता करने के आदी हैं, तो अब कल ही मुमकिन है। चौधरी बख्त ने तो जी बताने के साथ फाइनल कर दिया। ठीक है, मैं कॉल करके लैब की टाइमिंग कंफर्म कर लूँगा ताकि दाजान को इंतज़ार की जहमत ना उठाना पड़े। चौधरी हशमत की तरफ से मुतफक्किर था। हाँ यही मुनासिब रहेगा। बख्त ने तायद की। परेशान ना हो तुम सब, ठीक हूँ मैं। चौधरी हशमत नहीफ आवाज़ में दिलासा देने लगे। बिल्कुल ठीक है, आप कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। शाजुर शमून ने उनका हाथ थाम रखा था। तुम सब सफ़र से लौटे हो, जाओ कुछ खाओ पियो, तबीयत बेहतर हुई तो दिन का खाना साथ खाएंगे। पोतों के हाथ थपथपाते उन्हें जाने का कहा गया। लहजे की टूट फूट उनकी आवाज़ से आया आती। दोनों मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था कि गुफ्तगू की नौयत क्या रही होगी। नई नस्ल माजी के किस्सों से नाआशना थी, लेकिन यह चौधरी अशमत का पोतों के साथ अलग ही मामला था कि उन्होंने बहुत पहले ही पोतों को इस राज में शामिल कर लिया था। हवेली में क्या और क्यों के सवाल अक्सर लड़कियों के अंदर सर उठाते थे, लेकिन दोनों चौके हकायत से आगाह थे, इसलिए इस किस्से को कुरेदते नहीं थे। तभी तो शाह निदा के मामले पर भी कुछ कर नहीं सका था और समहान एक अरसा शाल की मोहब्बत से पहलू तही करता रहा। बड़ों के फैसले गलत देखकर भी वो गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं होना चाहते थे, लेकिन अब लगता था तब्दीली आया ही चाहती थी। चौधरी अशमत की बिगड़ती तबीयत, जहांगीर का हवेली में अपने रूम में क़याम, ईशान का बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हवेली आमद का मामा, शान का मावरा नामी लड़की से निकाह और इस मावरा की माँ मुनज़्ज़ा के लिए हवेली वालों की नफरत, लड़कियों के काना फूसी के लिए, इसमें बहुत सारा मवाद था और सब मुतजस्सिस किसी से तफसील पूछने से कासिर थी। आखिर ये मुनज़्ज़ा थी कौन जिससे हमारे बड़े नफ़रत करते हैं? मुझे तो इस मुश्तरका नफ़रत पर रह रहते। आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा उस मावरा की माँ मुनज़्ज़ा ने हवेली वालों का? शाज़मा की बात को ज़रिश ने हैरत से आगे बढ़ाया। याद है एक बार संदूक से कितने फैशनेबल कपड़े निकले थे, जिसे देखते दाजान ने गज़बनाक होकर जलाने का हुक्म सादिर कर दिया था और चच्ची जान से पूछने पर कैसी बेइज्जती हुई थी। यमुना को अचानक से याद आ गया। शाह जहांगीर को भी वो मंजर याद आ गया था। इस बाबत उसने समहान से भी पूछा था, लेकिन साफ लगा था वो टाल गया था। उसे सब पता होगा, पहले नहीं बताया, लेकिन शायद अब बता दे। वो सोचने लगी, ये हवेली में तुम सब इतने बरसों से जिंदा कैसे हो? यहाँ की तो आबो हवा में ही कड़वाहट और नफरत है। काफ़ी देर से चुप बैठी शनाया ने लब कुशाई की तो उसका लहजा कड़वाहट लिए हो गया था। सब एक लम्हे को चुप सी हो गई थी। तुम भी आदी हो जाओगे, शाज़मा ने तसल्ली दी। कभी नहीं, उसने दिल में कहा था। कबल इस वक्त कुछ कहकर अपनी प्लानिंग ख़राब नहीं करना चाहती थी। जहांगीर चचा की आम से दाजान की तबीयत का ख़राब होना, लगता है दाजान को उनसे बहुत मोहब्बत है और जहांगीर चचा जान को मुनज़्ज़ा से बहुत मोहब्बत रही है, लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी नहीं हो सकी। मुनज़्ज़ा मंजर से गायब हो गई और जहांगीर चचा जान की शादी साइका चच्ची जान से हो गई। यमुना कड़ी से कड़ी मिलाकर इशाल जहांगीर को चौंकने पर मजबूर कर गई थी। तुमसे ये सब किसने कहा? वो यमुना के सर हो गए। मम्मा को दिया चच्ची से कहते सुना था कि जहांगीर आज तक उस मुनज़्ज़ा की मोहब्बत में मुब्तला और अब उसी मुनज़्ज़ा की बेटी को बहू बना लिया। यमुना ने तफसीलात दी तो सबकी आंखें खुल गई। इस सारे किस्से में ईशान का क्या किरदार है? उसने क्यों चुप करके निकाह कर लिया? निदा ने पहली बार हिस्सा लिया। शान भाई और मावरा यूं ही फैलोते और शायद इसके बाद ही ये सब हुआ। जरिश ने उड़ती उड़ती मिली मालूमात पहुंचाई। ये जहांगीर चचा और उनकी औलाद की पांचों घी और सर कढ़ाई में ठीक है। खुद उन्होंने माजी में मोहब्बत की, बेटे ने हवेली की दुश्मन की बेटी को पसंद कर लिया और अब्बा जान ने झटपट हवेली वालों को कानों कान खबर किए बिना बेटे का निकाह कर दिया और अब बेटी नरमीन की पसंद पर मेरे वीर से निकाह करवाने पहुँच गए। अमेजिंग ना? जरिश का लहजा वसीला हो गया। सही कह रही हो, इस पूरी हवेली में जहांगीर चचा और उनकी फैमिली के ऐश हैं बस। शाज़मा को निदा की सोगवारियत ने तल्ख कर दिया।
सियासी पार्टियों को कोसते हम मुल्क व मुआशरे में जमहूरियत ना होने का रोना रोते। हमारे तो घरों में जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं पाई जाती। जरीश को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था जब से सुना था नरमीन और बाकी सब निकाह के लिए जल्द पहुंचने वाले। उसका फशारे खून बुलंद ही हो रहा था। हर जगह कुत्ता और टॉमी वाला हाल है। शनायत तल्ख हो गई। महम को भी ये तजाद अच्छा नहीं लगा था और इशाल उसके तो कानों से धुआं निकलने लगा था। उसकी माँ की कातला की बेटी उसके सौतेले भाई की बीवी बन चुकी थी। चौधरी जहांगीर से इसी सफाकियत की उम्मीद की जा सकती थी। हाँ ईशान, शाम वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दो, कल ही तसल्ली से आ जाओ सबको लेके। चौधरी जहांगीर अपने रूम में आराम से istirahat फरमाते ईशान को कॉल मिला गए थे। बार बार प्रोग्राम में तब्दीली, सब ठीक है ना डैड? वो हैरान था। हाँ ठीक है, बाबा जान की तबीयत थोड़ी ख़राब है बस। कोई घबराने वाली बात तो नहीं दाजान के हवाले से? उसे तशवीश हुई। अभी तक तो नहीं है ऐसी कोई बात। ये गैर मुतवक्का निकाह तो वजह नहीं है। आपको वहाँ कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? सबको शौक लगा होगा सुन के। वो दूर बैठकर अंदाज़ा लगा रहा था। मुझसे पहले निकाह की खबर बाबा जान को मिल गई थी। इनफैक्ट उसी वक्त जब तुम निकाह की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे, वेली वाले इतने बेखबर नहीं होते। उनका लहजा तल्खी लिए हुए था। ओह स्ट्रेंज। शाहजहाँ को सचमुच हैरत हुई। फिर तो आपको मुश्किल हालात का सामना होगा। ताजान का रिएक्शन क्या है? गुस्सा होंगे? हकाइक से नाश्ता से यही डर था कि बिना इजाज़त निकाह गिरा गुजरा होगा। हाँ गुस्सा तो है, वक्ती सदमा लगा है उन्हें, लेकिन मैं मना लूँगा उन्हें। तुम बस फिक्र ना करो, मावरा तुम्हारी बन गई। अब इस हकीकत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है, आपको मुश्किल हो रही होगी। अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल को आसानी में बदलने का हौसला रखता हूँ। तुम बस बेफिक्र होके एंजॉय करो। बल्कि ऐसा करो, मावरा को डिनर के लिए बाहर ले जाओ। पहले ज़रा ये नरमीन का निकाह हो जाए, इसके बाद शानदार वलीमा रखता हूँ तुम्हारा। थैंक यू डैड, लव यू। बाप बेटा की मोहब्बत से सरशार था तो बाप औलाद की खुशी में मस्त। जानता था हवेली वालों को, इसीलिए तो जल्दी की। मेरी ज़िंदगी में आसानी लाने वाला कोई जहांगीर नहीं था, लेकिन मेरी औलाद के लिए मैं हूँ। वो पुरसोच अंदाज में दरो दीवार को देख रहे थे। उस कमरे की दीवारों से आज तक मुनज़्ज़ा की आवाज़ आती थी। वो यहाँ जब भी आते थे मुनज़्ज़ा की यादें साइका से नफ़रत में इजाफा कर देती थी। समहान सबकी बातें सुनकर जहन इतना परांगदा हुआ था कि वो उलझ से गई थी। किसी और से सच पूछने जाती तो कोई कुछ ना बताता। तभी वो उसकी तलाश में निकल आई थी और वो उसे अपने कमरे की और जाते नज़र आ गया था। वो उसे बेसाख्ता पुकार बैठी। हुक्म ज़ौजा मोहतरमा। वो पलट आया था, अंदाज शोक था। चौधरी अजमत की तबीयत कुछ संभल गई थी। सभी को इत्मीनान नसीब हुआ था। दिन के खाने पर वो सबके साथ शामिल तो नहीं हो सके थे कि चौधरी बख्त ने कमरे में ही उनका खाना मंगवा दिया था। वो नहीं चाहते थे कि चौधरी जहांगीर फिर से कोई बात शुरू करे और वो दोबारा गुस्से में आ जाए। कि मुनज़्ज़ा कौन है जिसकी बेटी से ईशान का निकाह हुआ है? उसका अंदाज नज़रअंदाज करके वो सवाल कर गई। मैं भी तुम्हारे साथ ही हवेली लौटा हूँ। मैंने भी इतना ही सुना है जितना तुमने। वो संजीदगी से कहते ग्रिल से टेक लगा गया। झूठ बोल रहे हो ना? वो मशकूक हुई। सच छुपा कर क्या मिलना है? वो उल्टा सवाल जुड़ गया। दाजान ने वो कपड़े जलवाए थे जो मुनज़्ज़ा के थे। क्या वो हवेली में रहती थी? मुनज़्ज़ा का मेरी माँ से क्या वास्ता था? क्या पापा मुनज़्ज़ा में इंटरेस्टेड थे? बड़ी अजीब सूरत हाल थी, लेकिन सवाल किए बिना चारा भी कोई नहीं था। ये सब मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं भी तो तुम्हारे बचपन में छोटा सा था, तुमसे थोड़ा सा बड़ा। मैं संजीदा हूँ समहान। उसकी गैर संजीदगी पर उसने कड़ी नज़र डाली। तो फिर मैं पक्का सा मुँह बनाकर तुम्हें बताऊँ कि मैं भी तुम्हारे बचपन में छोटा सा था। अब के वाकई पक्का सा मुँह बना लिया गया। तुम जुलबुला गई। बहुत बुरे, बहुत अच्छे। बाहर तारीफ़ें और हवेली लौटते ही फिर से बुराई। क्या मैं इतना बुरा हूँ ईशाल? लब दांतों तले दबा गया। तुम ना बहुत सेफ प्लेयर हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन इस गैर संजीदगी के लवादे में सच छुपा रहे हो। मैं नहीं जानती क्यों। शायद तुम्हें डर है कि गैर मुतवक्का बात जानकर मुझे धचका लगेगा। कर लो अपनी सी कोशिश। कब तक मुझे दुख से बचाए रखोगे? इस सच की खोज तो मैं लगाकर ही दम लूँगी। अगर मुनज़्ज़ा मेरी माँ की मुजरिम साबित हो गई तो देखना कैसे मैं उस मावरा को हवेली से निकाल बाहर करती हूँ। अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं थी। जहन में खिचड़ी पक रही थी। साइका, मुनज़्ज़ा और चौधरी जहांगीर के ट्रायंगल में क्या था ऐसा कि मुनज़्ज़ा का जिक्र ममनू था? तुम्हें खुश रखने की जितनी कोशिश करता हूँ, जाने क्यों दुख उसी वक्त तुम्हारे करीब आ जाते हैं। वो दुख व यासियत से सोचते दुआ गोता कि उसे कुछ ना पता लगे। बाबा जान, समहान और नरमीन के निकाह के बारे में आपने क्या सोचा है? सुबह सब हवेली आ जाएंगे। मेरा ख्याल है शाम में असर और मगरिब के बीच निकाह रख लेते हैं। रात के खाने के लिए सब हॉल में बड़ा जमान थे। मेज़ पर अनवाह इकसाम की डिशें सजी हुई थी। चौधरी अजमत भी हिम्मत करके मेज़ तक आ गए थे जब चौधरी जहांगीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। कितने ही हाथ रुक गए। चौधरी अजमत की तबीयत का लिहाज किए बिना एक बार फिर वही जिक्र ले बैठने पर सबने तासबी नज़रों से चौधरी जहांगीर को देखा।
हम पहले ही कह चुके हैं जहांगीर कि इस हवेली की दहलीज पर भी मुनज़्ज़ा की बेटी के कदम ना पड़े, और तुम उससे निकाह में शामिल होने के लिए मदऊ कर रहे हो। पहले इस किस्से को ख़त्म करो, फिर हम समान और नरमीन के बारे में सोचते हैं। ये किस्सा ख़त्म नहीं हो सकता बाबा जान, आप मावरा को कबूल कर लें। धौंस भरा अंदाज था। ऐसा किसी तौर नहीं होगा। चौधरी अशमत एक बार फिर जलाल में आने लगे। मैं भी ठान कर आया हूँ बाबा जान कि नरमीन का सामान से निकाह करवा कर ही वापस जाऊँगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मावरा हवेली में कदम रखे तो मैं निकाह की तकरीब यहीं कहीं बाहर किसी होटल में रख लेता हूँ। वो हर हाल में बेटी का मुकदमा जीतकर समहान अफंदी को उसका नसीब बनाना चाहते थे। इशाल के अंदर कड़वाहट हलक तक भर गई थी। वो उठकर मेज से जाना चाहती थी, लेकिन सामने रह के सच जानने की भी ख्वाहिश को रोक नहीं पा रही थी। हमारा फैसला अटल है जहांगीर। जब तक मुनज़्ज़ा की बेटी तुम्हारी बहू रहेगी, हम समहान का रिश्ता तुम्हारी बेटी से कायम नहीं करेंगे। चौधरी अशमत के दबंग ऐलान के बाद बहुत से चेहरों पर इत्मीनान की लहरें फैल गई थी, लेकिन सब ने हत्तुल इम्कान अपने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। मुझे ये शर्त किसी तौर मंजूर नहीं है बाबा जान। अंदाज बेलचक था। जहांगीर बाबा जान की तबीयत का ही ख्याल कर लो। चौधरी बख्त ने एहसास दिलाना चाहा। असफन, तुम्हारी क्या राय है? बाप की तरफ से नामुराद होकर जहांगीर का रुख असफन की तरफ हो गया, जो शुक्र अदा कर रहे थे कि जहांगीर जाए। इस मामले के घर बैठे तो वो सहूलत से सबके सामने समहान और इशाल के निकाह की बात खोले। चौधरी अशमत ने तो उनका काम आसान कर दिया था, और अब जहांगीर सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देख रहे थे। मैं बाबा जान के फैसले की तायद करता हूँ। वली का चैन सुकून छीनने वालों की औलादों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये मामला बरसों दबा रहा, लेकिन आज आपने इसे नई नस्ल के सामने भी खोल दिया। हम किस मुंह से इन्हें माजी की दास्तानें सुनाते रहेंगे? आप तो मुसाफिर हैं भाई साहब, और हवेली आपके लिए एक मुसाफिर खाना, जहाँ थोड़ी देर रुक के आप वापस लौट जाएंगे, जबकि हवेली के मकीनों का नफ़ा नुकसान यहाँ से ही जुड़ा हुआ है। चौधरी असफर ने बिना लगी लिपटी कह दिया। राय मांगी है तुमसे, लेक्चर देने को नहीं कहा। मैंने बेटे का निकाह क्या कर दिया, कमाल है। आज हवेली वालों में बला का एका नज़र आ रहा है। अफसोस आप इस एका का कभी हिस्सा न बन सके। असफन के लहजे में तासुब था। खाना खाओ जहांगीर। चौधरी फिरोज़ ने माहौल तब्दील करना चाहा। लफ्ज़ों की गरमाइश बढ़ने लगी थी। मुझे नहीं खाना। चौधरी जहांगीर ने अपनी प्लेट इस तरह आगे धकेली कि उसकी जद में आके पूरा मिसाला की डिश इशाल के आगे गिर गई। बड़े बड़े प्राउजन को अपने हाथ में गिरते देखकर हल्की सी चीख के साथ साथ चिटकते उसने बेसाख्ता अपनी कुर्सी पीछे की थी। बाएं हाथ पीछे करते, दाएं हाथ से उबकाई रोकते वो बेसाख्ता वॉश बेसन की ओर बढ़ी थी। फरियाल तेज़ी से उसके पीछे लपकी थी। सबको पता था कि वो प्राउजन को देखते ही मेज़ पर से बैठने से इनकार कर देती थी। उसका दिल घबराने लगता था जब तक उसके दरो दीवार से उसकी स्मेल न चली जाती हो। कुछ नहीं हुआ, पानी पियो। उसे मुंह पर पानी मारते देखकर फरियाल उसकी पुश सुलाती पानी का गिलास लिए खड़ी थी। सबकी निगाह चंद मिनट के लिए उठी थी और फिर से सब अपनी प्लेटों की तरफ मतवज्जे हो गए थे। क्या ज़रूरत थी इशाल के सामने ही प्राउजन की डिश रखने की? पता तो है उसकी स्मेल से ही उसे अपकाई आ जाती है। फ़ायज़ा दबे लहजे में मुलाजमा की क्लास ले रही थी। चेहरे पर पानी डालते वो टिश्यू से चेहरा खुश करते फरियाल के हाथ से पानी का गिलास लेने ही लगी थी, जब एकदम से कराह के रह गई। किसका गंध लिए घूम रही हो? बता, कहाँ मुँह काला करके आई है? चौधरी जहांगीर उसके बाल मुट्ठी में भर के झटका दे रहे थे। शाल फटी फटी आंखों से कराह के रह गई थी। सभी अपनी अपनी जगह हकदक रह के उनका सलूक देख रहे थे। कुछ तो मारे हैरत के अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे, जिनमें समहान अफंदी सरे फरिश्ता। ये क्या अंदाज है जहांगीर? इशाल को प्राउजन से एलर्जी है, ये हम सब जानते हैं। चौधरी फिरोज़ आगे आए थे। मेरी इजाज़त के बिना आप सब इसे मरी कॉटेज अयाशी के लिए भेज देते। किससे पूछकर? मुझसे पूछा था किसी ने कि इसे भेजना था या नहीं? और अब आप सब इसके गुनाह पर पर्दा डाल रहे हैं। उसे बालों से खींच के वो सबके दरमियान ले आए थे। तकलीफ़ की शिद्दत और लगाए गए इल्ज़ाम के सदमे के बायस इशाल के आवाज़ सुन हो गए थे। हमने इजाज़त दी थी उसे, और हम ही यहाँ के फ़ैसले करते। तुमने इतना बड़ा फ़ैसला करने से पहले हमें खबर दी। चौधरी अशमत को आज उनका हर अमल गुस्सा दिला रहा था। साफ लग रहा था वो नरमीन के निकाह में देरी और मावरा को तस्लीम न करने की खार निकाल रहे। छोड़ दे इशाल को। इससे पहले कि चौधरी जहांगीर मजीद कोई गोला दागते, सामान अफंदी करीब आ चुका था। जब्त की शिद्दत से चेहरा रंग बदल गया था। जानवरों वाले अंदाज तुम्हारे गए नहीं जहांगीर। क्यों बच्ची को तकलीफ़ दे रहे हो? समर्द बेगम भी करीब आ चुकी थी, लेकिन चौधरी जहांगीर तो समहान के रंग बदलते चेहरे को गहरी नज़र से देख रहे थे। जुमर्द बेगम की बात जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं थी। हर एक सरासमगी से एक दूसरे की शक्ल देख रहा था। जहांगीर कितनी ही आवाज़ें सर्जनिश के लिए निकली थी, लेकिन उन पर मतलब असर नहीं था।
शनाया ने कोफत से हवेली के दरो दीवार को देखते शाज़ी शमून पर नज़र डाली थी। वो भी शॉक्ड सारा मंजर देख रहा था। उसका दम घुटने लगा। इशाल की हालत काबिल रहम लगने लगी। मैंने कहा, इशाल को छोड़ दे चचा जान। तकलीफ की शिद्दत से आंसुओं के साथ इशाल की कराह एक बार फिर निकली तो अब के सामान ने उनका हाथ इशाल के बालों से हटाने की कोशिश की। अब कोशिश में इशाल मजीद अजियत का शिकार होकर अपना सर पकड़कर कराहने लगी थी। फरियाद और असफन भी दहलकर सामने आ गए थे, लेकिन जहांगीर पर जैसे किसी के लफ्ज़ असर नहीं कर रहे थे। लीगली बाप हूँ मैं इसका, जिंदा गाड़ देने का हक रखता हूँ, कौन रोकेगा मुझे। चौधरी जहांगीर तो उसकी जसारत ही देखते रह गए थे। किस तेवर से वो उनका हाथ पकड़ गया था, लेकिन फिर भी बेरहम बने रहे। फिरोज, असफन, बख्त सब जहांगीर के नरगे से इशाल को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। आप इसके सरपरस्त हैं। निकाह के बाद से ये मेरी कस्टडी में आ चुकी है और अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो गज़बनाक होकर उनकी मुट्ठी को खोलता, शाल के बाल आज़ाद कराते उसे पीछे कर गया था। बीवी, हर एक अपनी जगह हक तक रह गया था। फरियाल और जुमर्द बेगम सहम कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी थी। लड़कियों की आंखें फटने लगी थी। क्या कह रहे हो सम्मान? चौधरी अशमती पहले चौंके। यही सच है दाजान, मैंने इशाल से निकाह कर लिया और अब इनसे कहिए अपने जहन की गलाजत लेकर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि इनकी बिगड़ी नवाबजादी से मैं किसी सूरत निकाह नहीं करूँगा, जो मुझसे निकाह करने के लिए एड़ियाँ रगड़ रही है। समान अफंदी बहुत अफाम तफहीम वाले बंदे का नाम था। रिश्तों के मान लिहाज पर जान देने वाले बंदे की पहचान के हवाले से जाना जाता था, लेकिन चौधरी जहांगीर के लगाए गए रकीक इल्ज़ाम ने उसे सर तपा शोलों में धकेल दिया था। आज से पहले उसे इतने गुस्से में किसी ने कभी नहीं देखा था। बहुत खूब, वहाँ मैंने अपनी रजामंदी से अपने बेटे का निकाह कर दिया तो हवेली वालों का गठजोड़ सामने आ गया, और यहाँ हवेली का जाननशी साइका की बेटी से निकाह कर ढंडोरा पीट रहा और आप सब सदमे में घिर गए। कमाल है बाबा जान, आपकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और आप अनजान बने रहे। इस्तज़ाइया नज़रों से चौधरी अशमत को देख रहे थे। ये हमारा आपस का मामला है, हम अपने तौर पे हैंडल कर लेंगे। आप शहरी बच्चों की फ़िक्र करें। इशाल को ओन करें या ना करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। शाल सामने आने की कोशिश कर गई थी, लेकिन सामान एक बार फिर उसे अपने पीछे करके चौधरी जहांगीर को जवाब देते चौधरी अशमत से निगाह चुरा गया, जो वे यकीनी से उसे और उसके पीछे खड़ी शाल को देख रहे थे। शाज़ी शमून भी हैरत में घिर गया था। लड़कियों के दिल कांप रहे थे। खुशी और खौफ का मिला जुला तासुर सबके चेहरों पर था। मैंने तुम्हें अपनी नरमीन की वजह से अहमियत दी, लेकिन मेरी नरमीन की खुशियाँ खा जाने वाली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चौधरी जहांगीर इस्तज़ाई अंदाज में कहते जैसे ही कमीज़ हटाकर पिस्टल निकालने लगे। माहौल में एक हाउ सी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, चौधरी जहांगीर की मैगजीन से गोली निकल गई थी। शाल को मजीद ओट में करते समान अफंदी के अंदर गोली घुसती चली गई थी। समहान उसे खड़े कद से गिरते देखकर कितनी ही चीखें निकली, आवाज़ें गूंजी थी। फिजा में एक और गोली चली थी। फर्श खून से रंगीन हो रहा था। शाल तेवरा के समान के करीबी जा गिरी थी। चचा जान, भाई साहब, क़यामत इस सुगरा का समंजर था। चौधरी असफंद बड़े भाई का एहसास बुला के चौधरी जहांगीर का गिरेबान पकड़ चुके थे, तो शाज़ी शमून का पिस्टल चौधरी जहांगीर की कनपटी से लग गया था। अपनी आंखों के सामने समहान अफंदी पर चलती गोली देखकर शाज़ी शमून की आंखों में खून उतर आया था। किस किस को मारोगे और कितना खून बहाओगे? क्यों प्यास नहीं बुझती तुम लोगों की? फिजा में निदा का बेन सिसकियाँ भर रहा था। ओह माय गॉड यार, ये तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। बहुत बुरा हो रहा है और मुझे पता है कि गलत टाइम पर नावल ख़त्म हुआ है। इधर से भी 32 मिनट पूरे हो गए हैं। मैंने इसलिए ख़त्म किया, अदरवाइज़ मेरा इरादा है आगे पढ़ने का, लेकिन अभी नहीं पढ़ूँगी मैं। वैसे भी कहानी इधर ख़त्म होगी सनसनीखेज़ मोड़ पर। मैं भी यार मैं तंग कर रही हूँ। वैसे मैं तो अभी पढ़ लूँगी, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी एपिसोड मिलेगी कल। और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये धमाका खेज़ एपिसोड। होपफुली कि वो दोनों ठीक हों और कुछ गलत ना हो। पता नहीं आगे क्या होगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।